Hello children, today we will do the part B of this chapter, chapter number 9. So in our previous video we have done fundamental rights of right to equality. In this video we will do the right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, right, cultural and educational rights, and राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. ओके, तो आज के वीडियो में हम ये सारे राइट्स देखेंगे. सो फर्स्ट वन इज़ राइट टू फ्रीडम. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द सिटीजन ऑफ इंडिया 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम विच आर एज अंडर. 6 तरीके के फ्रीडम्स मिलते हैं इसके अंडर में, राइट टू फ्रीडम में. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम to assemble peacefully without arms, to form association or unions, to remove freely throughout the territory of India, and to reside, settle in any part of the territory of India. ठीक है, इस तरीके की आज़ादी दी गई है एक्सप्रेशन की, असेंबल होने की, और ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने की, फ्रीली लीव करने की, कहीं भी मूव करने की, और टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. कि आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशंस ले सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ों की आज़ादी है. दीज राइट्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन सिटीजन फॉर हारमोनियस वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड हेल्थ लाइफ स्टाइल. तो ये जो राइट है ये एक तरीके का एक अच्छा वातावरण क्रिएट करने के लिए बनाया गया है, और अधिकतम मतलब बहुत ही ज़्यादा इसे इम्पोर्टेंस भी दिया गया है. द स्टेट कैन कंट्रोल द लिमिट दिस राइट टू फ्रीडम इफ़ दे गो अगेंस्ट द वेलफेयर, पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द सोसाइटी. बट अगर कोई इसका मिसयूज़ करता है इस राइट का, तो गवर्नमेंट ने उस पर लिमिट भी लगा रखी है कि आप कहाँ कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं. एन इंडिविजुअल कैन नॉट एक्सरसाइज दिस फ्रीडम ऑटोनोमसली और इररिस्पॉन्सिबली. तो इस तरीके के तो ये जो राइट है ये राज्य के लिए ही होना चाहिए, ये नहीं कि इनके अगेंस्ट होना चाहिए. This has been clearly mentioned in the constitution. It has been stated in the constitution how the right are exercised. ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये जो राइट है इसको किस तरीके से हमें अप्लाई करना है या खुद पे लागू करना है. इंडियन सिटीजन हैव बीन गिवन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस. ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मिला हुआ है. दिस कैन बी एक्सप्रेस आइदर ओरली, वर्बली एंड थ्रू gesture, but that does not provide for exercising these rights in unlimited and unrestrained manner. ठीक है, कि आप ये कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं और ओरली वर्बली आप अपने एक्सप्रेशंस बता सकते हैं, बट ऐसा ना हो कि वो किसी को हार्म कर रहे हों पीपल को. ठीक है, कंट्री के लिए होना चाहिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए. सर्टन necessary control and limitation have been stated in the constitution. The state can put required control through law and order for maintaining the unity and integrity of India, safety of the state or amicable relation with foreign nation, public management and public peace, comprises and safety, morality, discipline, contempt of court, defamation and provoking violence for crime. तो ये जो है इसको दिया तो गया है आज़ादी कि आप अपने एक्सप्रेशंस दीजिए, पर इससे कितना देश की मानहानि होनी चाहिए. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं कि आप इंसल्ट कर रहे हैं किसी पर्सन का या कंट्री का. सबके साथ मैत्रीपूर्ण एक व्यवहार होना चाहिए. ठीक है, एकता बनी रहनी चाहिए. ठीक है, जो देश की पवित्रता है हमारी वो बनाए रखना है, ये नहीं कि उसको भंग कर देना है. ओके, It is the authority of the judiciary whether these many limitation are appropriated or inappropriated. ये अथॉरिटी यानी कोर्ट को ये ड्यूटी दी गई है कि उन्हें देखना है कि ये किस सही मैनर में यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है. द पर्पस बिहाइंड द फ्रीडम ऑफ प्रेस थ्रू विच आइडियाज़ एंड ओपिनियन पुट फोर्थ
for public welfare has not been separately mentioned, it can be included in the right to expression. अब ये राइट टू एक्सप्रेशन इसलिए दिया गया ताकि लोग अपने विचार दे सके, जिससे कि देश का भला हो सके, देश में रहने वाले लोगों का कल्याण हो सके, ठीक है, तो इसलिए ये आज़ादी दी गई है. The latest amendment 2009 in Constitution of India confirmed free and compulsory primary education for the children between 6 to 14 years. 2019 के अकॉर्डिंग फ्रीडम दिया गया है कि कंपलसरी एजुकेशन का, कि जो बच्चे 6 to 14 ईयर्स के हैं उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए. इफ अ पर्सन इज़ नॉट कन्विक्टेड फॉर अ क्राइम देन ही कैन नॉट बी सेंटेंस्ड टू पनिशमेंट और मोर punishment than the one prescribed by the law, cannot be given the punishment more than once, cannot be given the same convicted person. ठीक है, तो इफ़ अ पर्सन कन्विक्टेड फॉर अ क्राइम, अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है तो ये ना हो कि डायरेक्ट उसको फांसी की सज़ा दे दी जाए, वो समझा जाए कि किस लेवल तक का क्राइम है, कैसा पनिशमेंट देना है उनको, और बारी बार एक ही पनिशमेंट नहीं देना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना जो लॉ के अगेंस्ट हो. ठीक है. नो इंडिविजुअल कैन बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर ऑफ लॉ. नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड ऑफ फॉर सच अरेस्ट. अब बिना इन्फॉर्म किए किसी को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, बिना इन्वेस्टिगेशन किए, उसको बिना बताए. ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अरेस्ट कर दिया. इफ़ अरेस्टेड पर्सन हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ हरसेल्फ बाय लॉ ऑफ हिज और हर चॉइस. ठीक है, वो खुद को बचाव के लिए वकील कर सकते हैं. अन अरेस्टेड पर्सन हैज़ टू बी ब्रॉट बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स. और जो अरेस्टेड पर्सन है उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेशी करनी होगी. विदाउट द परमिशन ऑन नो इंडिविजुअल कैन बी केप्ट इन कस्टडी. बिना परमिशन के किसी इंडिविजुअल को आप जेल में बंद नहीं कर सकते, अपनी कस्टडी में पुलिस नहीं ले सकती है. एज पर द प्रोहिबिशन एक्ट द पर्सन अंडर अरेस्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द एफोरसेड मैटर. ठीक है, कि ऐसा जो प्रोहिबिशन बनाया गया है उस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो बिना उपयुक्त कोई जो भी उसने क्राइम किया हो, जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है. प्रिवेंटिव डिटेंशन जो कैदी है, कैद में है. इफ़ द स्टेट एंटिसिपेट एनी क्रिमिनल डिड और एक्टिविटी फ्रॉम एनी पर्सन देन हैज़ अ प्रिकॉशनरी मेजर देन दैट पर्सन कैन बी डिटेन्ड बाय द स्टेट अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन. ठीक है, अगर कोई पर्सन क्राइम करता है, कोई भी ऐसा काम करता है, तो उसे स्टेट का जो भी कुछ उनका जैसे पुलिस स्टेशन है, जेल है, वहाँ पर वो कैदी बनाए जा सकते हैं. द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज़ नॉट टू पनिश अ कन्विक्ट बट टू स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग एनी क्रिमिनल एक्टिविटी अगेंस्ट स्टेट. ठीक है, अभी उनका पर्पस ये नहीं होता है कि उनको कैदी बना के बस रख लिया गया, उनको सज़ा दे दी गई, कि उन्हें क्रिमिनल बताया गया, बट ताकि पर्पस ये होता है कि जो वो काम कर रहे हैं जो कि सही नहीं है उसे रोका जा सके. अंडर दिस एक्ट अ पर्सन कैन बी डिटेन नॉट मोर देन 3 months. ठीक है, इसके अंडर वो 3 months से ज़्यादा उन्हें नहीं कैदी बना सकते. द डिटेंशन और ऑर्डर कैन बी कैंसल बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और मेंबर ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ये कैंसिल भी करवाया जा सकता है. बस उनके द्वारा ही कैंसिल होगा, या जो मेंबर्स होंगे एडवाइजरी बोर्ड के उनके. द स्टेट कैन डिसाइड द टर्म ऑफ डिटेंशन. जो स्टेट है वो डिसाइड करेगी उसका टर्म. राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन. अब ये राइट टू फ्रीडम था. थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सी एनी पर्सन डज नॉट सफर एक्सप्लोइटेशन एट द हैंड ऑफ अदर पर्सन एंड एक्सप्लोइटेशन फ्री सोसाइटी इज एस्टेब्लिश. कि मेन एम क्या होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति का कल्याण हो, किसी व्यक्ति का शोषण ना हो रहा हो, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी सोसाइटी के द्वारा, कहीं पर भी. ठीक है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू दिस राइट. तो ये विशेषता है कॉन्स्टिट्यूशन की इस राइट के थ्रू. ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रगरी, स्लेवरी एंड वुमन, फोर्स लेबर और इम्पोज स्लेवरी, वर्क विदाउट पे एंड द ओल्ड ड्रगरी
सिस्टम हैज़ टू बी एंडेड थ्रू दिस राइट। अगर किसी व्यक्ति का शोषण किया जा रहा है या किसी व्यक्ति को गुलाम बनाया जा रहा है तो ये सब बैंड करना है। द वॉयलेशन ऑफ दिस राइट इज़ पनिशेबल ऑफेंस। इलीगल ट्रेड ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन, फोर्स लेबर और इम्पोज स्लेवरी विद वर्क विदाउट पे, यानी किसी बच्चे को लेबर बनाकर काम किया जा रहा है या किसी व्यक्ति से काम कराया जा रहा है बट पैसे नहीं दिए जा रहे, तो इस तरीके के लिए अगर उनके साथ हो रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, अगर उनका शोषण हो रहा है तो उनके अगेंस्ट वो आवाज़ उठा सकते हैं। टू टेक वर्क फ्रॉम एनी पर्सन विदाउट पेइंग देम और पेइंग देम लेस देन मिनिमम वेजेस, फोर्स और इम्पोज लेबर इज़ अ पनिशेबल एक्ट। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसे पनिश किया जाएगा। Now, any child under the age of 14 cannot be made to work in a factory, mine or any dangerous profession, गैरेज, होटल और कैनॉट बी एम्प्लॉय एज अ हाउस होल्ड सर्वेंट। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को अंडर 14 जो है उसे आप काम नहीं करवा सकते हो कहीं पर भी, होटल हो, गैरेज हो, किसी भी प्रोफेशन में। अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट ऑल दीज आर पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, चाइल्ड लेबर एक्ट के थ्रू ये पनिशेबल है। मैंडेटरी सर्विसेज कैन नॉट बी साउट फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक वेलफेयर ऑफ द स्टेट मिलिट्री सर्विस इन एनी फील्ड रिस्पेक्टिव इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जेंडर, कास्ट और क्लास, विद और विदाउट रेमुनेशन। किसी व्यक्ति को बिना पैसे दिए आप उससे काम करवा रहे हैं और या फिर किसी व्यक्ति को उसको कास्ट, उसके कलर, रिलीजन के बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा, पनिशेबल होगा। नाउ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। Now, right to freedom of religion. Any citizen of India can follow any religion of choice, can promote and propagate the same in mention in the provision of the Constitution of India. भारत के संविधान में ये भी बताया गया है, ये भी लोगों को राइट, अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। बट दिस राइट इज़ टू बी एंजॉय विद इन permissible limit so that it does not affect the freedom of public administration, morality, health of the society. तो इसमें ऐसा है कि आप मतलब आपको ये आज़ादी तो है पर किसी अन्य धर्म की आपको बुराई भी नहीं करनी है, ऐसा ही करना है जिससे सोसाइटी को कुछ हार्म ना हो। द रिलीजियस गैदरिंग, ऑफरिंग और प्रेयर आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, तो रिलीजियस जो प्रेयर है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे उनके रिलीजन का चल रहा है हमें अब पता नहीं है, या पर्सनल कोई अपना कर रहा है तो वहाँ पे आप ज़बरदस्ती वहाँ पे भीड़ जमा कर दो या ऐसा कुछ भी करो। द स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी रिलीजन ऑन ऑफ इट्स ओन और द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रन एज पर द प्रिंसिपल ऑफ एनी रिलीजन और सेक्ट। किसी धर्म के आधार पर हमारी कंट्री रन नहीं करती, किसी एक रिलीजन को हमारी कंट्री फॉलो नहीं करती है। ठीक है, हमारी कंट्री सेकुलर है, ये सबको ही पता है। द स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर और रिलीजियस बिलीफ ऑफ एनी ग्रुप। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी को हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं कि आप इस धर्म को ही फॉलो करो, इस पर प्रेशर नहीं डाल सकते। द रिलीजियस ग्रुप हैव बीन given the freedom to establish any religious organization, can manage and administer them for religious and philanthropic aims. ठीक है, जो रिलीजियस कोई भी ग्रुप, अगर कुछ भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो उनको खुद ही मैनेज करना है और किसी अन्य धर्म के विरुद्ध में कोई प्रचार नहीं करना है। द स्टेट कैन नॉट यूज़ द फंड collected through public tax or public fund for the benefit and development of any specific religion and sect. ठीक है, कि स्टेट गवर्नमेंट किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी किसी धर्म के प्रचार के लिए। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रनिंग ऑन गवर्नमेंट ग्रांट कैन नॉट impart religious education or compel the student to participate in any religious education or attend any religious meet. ठीक है, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, स्कूल, कॉलेज, कोई भी, तो इस तरीके से आप बच्चों पे प्रेशर नहीं डाल सकते इंस्टीट्यूशंस के आप उसी रिलीजन को फॉलो करो, या फिर कोई रिलीजियस मीट हो रहा है तो उसमें आप अटेंडेंस अपना दो ही दो। नाउ तो ये तो बात हो गई आज़ादी किसकी, हक किसका, अधिकार है अपना रिलीजन फॉलो करने का, कोई भी हो। नाउ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट भी है। पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन्स, वेरियस लैंग्वेज एंड कल्चर्स लिव इन इंडिया। हमारी कंट्री में जैसे कि अलग अलग धर्म के हैं,
ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज के हैं, कल्चर सबका डाइवर्स है, तो उसमें भी पर लोगों में क्या है, यूनिटी है। द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ राइट टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, आइडेंटिटी एंड एथेनिसिटी। ठीक है, तो उनको ये राइट है कि आप अपना ही लैंग्वेज फॉलो करिए, अपने लैंग्वेज में कुछ प्रचार करिए, अपनी स्क्रिप्ट रखिए, कोई प्रेशर नहीं है कि दूसरा लैंग्वेज सीखना आपको कंपल है। Any educational institution which rely on the government grant cannot deny the admission on the ground of religion, caste, creed, language or any other reason. कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें किसी का भी एडमिशन इन सब बेसिस को ध्यान में रखकर नहीं लेना है कि उसका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, क्रीड क्या है। इफ़ एनी इंडिविजुअल अपील to vote on the ground of religion, caste or language, then it is considered as a माल प्रैक्टिस एज पर एक्ट 123। ठीक है, अगर इस तरीके से किसी कोई इंस्टीट्यूशन, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रखता है कि आपको इस रिलीजन या के हैं या इस कास्ट के हैं तो ही आपको एडमिशन मिलेगा, तो यहाँ पर शोषण कहा जाएगा एक्ट 123 के अकॉर्डिंग। एनी ऑफ द स्टेट कैन फ्रेम अ लॉ एंड प्रोवाइड द राइट टू its citizen to form and manage any of the educational institute based on culture or linguistic minority। तो कोई भी अगर any state can frame a law and provide the right to the citizen, ठीक है, कि वो इस तरीके का आप एजुकेशनल आप अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज के बेस पर रख सकते हैं कि गवर्नमेंट को राइट है कि वो लॉ फ्रेम करे और किसी भी इंस्टीट्यूशन उनके लैंग्वेजेस और पर्सन को राइट दे कि वो अपने बेसिस पर चूज़ कर सकते हैं। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन गिविंग एजुकेशनल ग्रांट और एजुकेशनल स्कॉलरशिप फ्रॉम द स्टेट फंड टू एनी ऑफ इट्स लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कि स्टेट जो है अपना जो भी फंड है ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट नहीं करेगी। इफ़ द स्टेट डिज़ायर टू टेक ओवर और confiscate the property of minority institution, then it can do so only after giving proper returns। अगर किसी माइनॉरिटी के लिए अगर आपको वर्क करना है तो वो इंस्टीट्यूशन को आप गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, बट प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि किस वे में किया जा रहा है। इन दिस वे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न इन कॉन्टेस्ट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से अलग अलग प्रावधान बनाए गए हैं कि अपना जो राइट है एजुकेशन का उनके अंडर में। नाउ रेमेडीज़, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ हमें सुझाव देना है तो उसका भी अधिकार है, उसके बारे में बताया गया। नो मैटर how many laws are framed or how many provisions are made for the fundamental right, if these are not implemented well, then there remain no meaning of such freedom or right। ठीक है, कि नो मैटर्स हाउ मैनी लॉज, कितने नियम बनाए जाएं, उनके प्रावधान बनाए जाएं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ड्यूटीज़ जो हैं, अगर इनको प्रॉपर ना अगर आप अप्लाई करें ना तो कंट्री को रन करना मुश्किल है। इस आज़ादी का कोई मीनिंग है ही नहीं। देयरफॉर अ प्रोविज़न हैज़ बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज राइट्स एंड अंडर इट अ राइट इन द सुप्रीम कोर्ट कैन बी मेड फॉर द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। अगर फंडामेंटल राइट्स जो हैं अगर उनका शोषण सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। ठीक है, इनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं किया जा रहा तो उसके लिए भी अपील हो सकती है। द राइट हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। तो आप बता सकते हैं कि नहीं, इस राइट में अगर ऐसा है कि मतलब ये सही राइट नहीं है, इससे किसी को हर्ट हो रहा है, किसी पर्टिकुलर को या किसी पर्टिकुलर रिलीजन को या लैंग्वेज को, तो आप अपील कर सकते हैं, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ कहा जाएगा कि आप अपने सुझाव दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फंडामेंटल राइट्स में। एंड फॉर दिस इफ़ द कोर्ट फाइंड्स इट नेसेसरी देन इट कैन गिव ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन और डिक्री, कि अगर कोर्ट को ये फाइंड करता है कि हाँ जो मतलब अपील की जा रही है सही है तो इसको ऑर्डर पास किया जाएगा कि
इसमें चेंजेस लाया जाए। द एपेक्स कोर्ट इज वेस्टेड विद द पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, nobody can oppose it. If any person put a complaint against any state for the violation of any fundamental right, then the Supreme Court can exercise that right. पहली बात तो जो सुप्रीम कि वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, ठीक है। अगर किसी भी राइट को लेकर कोई अपील जाती है और उसमें जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आता है तो हमें वो फॉलो करना ही करना है, ठीक है। अगर किसी स्टेट के अगेंस्ट कंप्लेंट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सही डिसीजन लेकर ऑर्डर पास करेगा और उसे बाकी लोगों को फॉलो करना है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हैज़ कंसीडर दिस राइट एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको क्या कहा गया है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का जो सोल है, जो आत्मा है, इसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को कहा गया। द पार्लियामेंट कैन हैंड ओवर द पावर ऑफ गिवन सच एन ऑर्डर टू एनी ऑफ द कोर्ट। द पार्लियामेंट कैन हैंड ओवर द पावर ऑफ गिवन सच, मतलब पार्लियामेंट को और हाथ में पूरा पावर होता है कि किसी भी कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है तो उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। इफ़ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रेम एनी लॉ विच वायलेट द फंडामेंटल राइट्स और नॉट इन कॉन्ग्रुएंट ऑफ इट, देन द सुप्रीम कोर्ट कैन स्टॉप द स्टेट। जैसे कि अगर कोई स्टेट है जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, कोई भी लॉ बनाती है बट वो फंडामेंटल राइट के अंडर नहीं है तो या उसके अनुरूप नहीं है जैसा बनाया गया हमारे संविधान में, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रोक सकता है। दस दिस राइट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एनी ऑफ द सिटीजन टू अप्रोच कोर्ट फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर फंडामेंटल राइट को किसी तरीके से भंग किया जा रहा है तो ये जो राइट है ना, राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो ये हर एक व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो आवाज़ उठा सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द फंडामेंटल राइट टू द इंडियन सिटीजन्स। तो अपने इंडियन सिटीजन को ये राइट दिया गया है अपने फंडामेंटल राइट्स में। दीज राइट आर गिवन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और ये राइट जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, क्योंकि अगर आपको पता है जैसे कि हमने देखा स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ बनाती है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो हम आवाज़ उठा सकते हैं। तो यानी हमने सरकार के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। द फंडामेंटल राइट आर एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन एट ऑल द टाइम बट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एमरजेंसी, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है हर एक व्यक्ति के पास है हर एक समय, बट ये एमरजेंसी का जो टाइम होता है तब सिर्फ सरकार का अधिकार होता है, जो सरकार बोलेगी हमें फॉलो करना है। अगर आपको यहाँ खड़े नहीं होना तो नहीं होना। जैसे कि गवर्नमेंट ने एमरजेंसी अभी लगाई थी कि कोई भी मतलब इस तरीके का कर्फ्यू होता है या कोई भी इमरजेंसी होती है तो हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। नो स्टेट कैन फॉर्म एनी लॉ विच टेक अवे द फंडामेंटल राइट ऑफ दी सिटीजन। कोई भी राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे कि किसी व्यक्ति का या फिर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कुछ परफॉर्म हो रहा है। तो डियर आज के वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखेंगे। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा और फिर समझिएगा और अच्छे से। थैंक यू।